हेलो दोस्तों। तो आज हम जो कवर करेंगे वो हमारा नवंबर 2020 की समसामयिकी, जिसमें कि हम पॉलिटी कर चुके हैं, आईआर कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो है इकनॉमी। ठीक है, तो इकनॉमी में देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, जो हाल ही में जो बैंक लाइसेंस देने की रूपरेखा है उसमें चेंज किया गया। ठीक है, तो जो आरबीआई है उसका एक समूह है, आंतरिक कार्य समूह, IWG, इंटरनल वर्किंग ग्रुप। ये क्या करता है, जो भी हमारे NBFCs होते हैं ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, इसको कन्वर्ट करता है बैंक में। ठीक है, इसके और भी बहुत से काम है, पर मेन काम इसका क्या होता है, जो NBFC होंगे उसको कन्वर्ट करता है बैंक में। NBFC क्या होते हैं, जो कि बैंक की तरह कार्य करते हैं पर वो बैंक नहीं होते। जैसे कि आपका पेटीएम हो गया है ना, पेटीएम, जियो पे हो गया, या फिर गूगल पे होता है। इस टाइप के जो भी होंगे ना, जो बैंक की तरह कार्य करते हैं पर बैंक नहीं होते, वो हमारे NBFCs में आ जाते हैं। ठीक है, तो IWG ने क्या कहा कि जो बैंकिंग उद्योग के लिए लाइसेंस देते हैं ना हम, उसके जो नियम होंगे उसमें कुछ संशोधन हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्या चाहता है, जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट होते हैं ना और कारोबारी घराने हैं, इनको बैंकिंग सेक्टर में लाना चाहते हैं, ताकि जो लिक्विडिटी है वो हमारी बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि जो भी बैंक खोलना चाहते हैं, ये तो है नहीं डायरेक्ट जाके आप बैंक खोल लोगे, आपको पहले आरबीआई से क्या लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा एक। ठीक है, उस लाइसेंस को लेने के लिए आरबीआई के द्वारा कुछ निर्धारित शर्तें होंगी, उनको पूरा करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अब देखिए, जो लाइसेंस व्यवस्था है इसमें क्या होगा, जो बैंक खोलेगा उस पर जो है एक विनियमन में सुगमता आएगी इससे, लाइसेंस व्यवस्था से। क्योंकि इसका विनियमन मतलब एक रेगुलेटर होगा, जो कि आरबीआई है इंडिया में। ठीक है, ये इस पे विनियमन करेगा इसका, जो आप बैंक खोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एक रेगुलेटरी बॉडी के अंदर रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, निर्बाध संचालन कर पाएंगे। मतलब जो पैसे का लेन लेन देन है वो आसानी से कर पाएंगे, सुगमता से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो कार्य होगा वो एक सिस्टमैटिक वे में होगा, तो उसमें ईमानदारी और सत्यनिष्ठा भी आएगी अपने आप ही। ठीक है, जिससे जमाकर्ता जो पैसे जमा कराएगा उसको पर्याप्त सुरक्षा भी मिल पाएगी। ठीक है, तो ये सब काम किसके अंदर हो रहे हैं, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949। उसके अलावा IWG है, उसने और क्या अनुशंसा की, उसने कहा जो बड़े कॉरपोरेट हैं और कारोबारी घराने हैं, ठीक है, इनमें जो है बैंकों के प्रवर्तक बनने की अनुमति दी जाए। इनमें से ही प्रवर्तक या प्रमोटर क्या होते हैं, जो भी बैंक है ना उसको जो खोलते हैं, ठीक है, उसे हम प्रमोटर कहते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए आप आज आपने जो है बैंक खोला कोई 100 करोड़ रुपए के साथ, तो अब ये तो नहीं है कि आज से 10 साल 20 साल बाद जो उसका बेनिफिट होगा वो आपको 100% मिलेगा। टाइम के साथ क्या होता जाएगा, वो रिड्यूस होता जाएगा, है ना। क्योंकि ये अगर ऐसे मिलेगा तो हर अरबपति क्या करेगा, बैंक खोल देगा, पूरी उम्र वो और उसकी आगे पुश्तें सब बैठ के खाएंगी, है ना। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसकी जो बेनिफिट मिलता मिलता है ना प्रमोटर को, वो कम हो जाता है। तो 15 साल बाद उसका बेनिफिट जो है प्रमोटर को सिर्फ 15%, मान लीजिए 100 करोड़ का बैंक आपने खोला, तो आपको सिर्फ 15 करोड़ रुपए 15 साल बाद मिलने लगेंगे। तो जो IWG है उसने कहा कि इसको जो है 26% किया जाए, ताकि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट कारोबारी घराने हैं वो बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित हों। ठीक है, जो तरलता है पैसे की, उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा नए बैंक को लाइसेंस जारी करने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक जो पूंजी होती है अपेक्षा, उसके नेटवर्थ को बढ़ाए जाने की अनुशंसा की जाए, जो कि कितनी है। अगर हम यूनिवर्सल बैंक के लिए देखें, तो 1000 करोड़ रुपए कितने टाइम के लिए, 5 वर्षों के लिए। स्मॉल बैंक के लिए 300 करोड़ रुपए, और अगर कोई SBF में रूपांतरित हो रहे कोई शहरी सहकारी बैंक है उसके लिए भी 300 करोड़। अब ये देखिए, जो 5 साल दिया जाता है आपको क्यों दिया जाता है। मान लीजिए आपने कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करा, जैसे कि पेटीएम या कोई भी, उसका बिजनेस आज के टाइम में 300 करोड़ रुपए है। ठीक है, पर उसको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि 5 साल तक वो जो कार्य कर रहा है, वो मतलब कोई भी डिफ़ॉल्ट ना हो उसमें, मतलब कोई धोखाधड़ी ना हो, 5 साल तक उसने रेगुलर कार्य किया हो बिना किसी उसके डिफ़ॉल्ट के। ठीक है, तो इसलिए टाइम पीरियड दिया जाता है, नहीं तो जिसके पास 300 करोड़ है वो डायरेक्ट बैंक खोल लेगा। तो टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप सिस्टमेटिक वे में काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसलिए 5 साल इन तीनों में दिया गया। ठीक है, तो जो कारोबारी घराने हैं उनको लाइसेंस देने के लिए दो तरीके दिए गए। ठीक है, एक तरीका क्या दिया गया कि आप सीधे जो है जाइए आरबीआई से लाइसेंस ले लीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जो वर्तमान कारोबार है, जैसे कि मान लीजिए अब जियो है, तो जियो अगर चाहे अपना बैंक खोलना, तो जियो का ही बैंक खोल दे, वो जो वर्तमान कारोबार है उसी का बैंक खोल दे। ठीक है, दो तरह के उनको दिए गए ऑप्शन। इसमें अच्छी तरह से चल रही जो बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसके जो अमाउंट है वो 50,000 करोड़ रुपए तक
जो जिनका जो बिजनेस है वो चल रहा है, उनके लिए जिनमें कॉरपोरेट घराने के स्वामित्व वाले कारोबार भी सम्मिलित हैं, उनको बैंकों में रूपांतरित करने पे विचार किया जा रहा है। ठीक है, पर उनका टाइम पीरियड कितना होगा? जो बड़ी एनबीएफसीज होंगे 10 वर्ष, 10 वर्ष तक उन्होंने जो है बिना किसी उसके कार्य किया हो, धोखाधड़ी के। ठीक है, उसके अलावा आईडब्ल्यूजी की और क्या अनुशंसाएं हैं? उन्होंने ये कहा कि स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है, उनको लिए 3 साल रखा जाए टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे कि पेटीएम, जियो, एयरटेल भुगतान। इसके अलावा कई नई या वर्तमान इकाइयों की अगर बात करें तो उसमें जो निवेश की सीमा हो ना बैंकों की, वो 20% तक बढ़ा दी जाए। ठीक है, और जो नई और वर्तमान इकाई होगी उसमें ये 3 कंपनियां नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी होती है? अनुषंगिक कंपनी क्या होती है? मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली 100 करोड़ की, अगर कोई दूसरा पर्सन आके उसमें से अगर 50% से ज़्यादा के शेयर खरीद ले, ठीक है, तो वो होती है अनुषंगिक कंपनी, वो बैंक में कन्वर्ट नहीं हो सकती। उसके अलावा संयुक्त उपक्रम, मतलब आपने पहले से ही मिलजुल के पैसे मिला के फिर खोला हो, वो भी नहीं हो पाएगी। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, उसके 20% शेयर आपके पास है, दूसरी खोली उसके भी 20% आपके पास है, तो आप बैंक एसोसिएट कंपनी ऐसी नहीं खोल सकते। इन 3 को छोड़ के जो भी जो बैंक में कन्वर्ट होगी उसमें जो पेड अप शेयर कैपिटल होगा और जो रिजर्व होगा बैंक का, वो 20% तक कुल निवेश की अनुमति मिलेगी उसे। इसके अलावा क्या कहा गया कि जो भी लाइसेंस प्रदान करते टाइम जो भी दिशा निर्देश या गाइडलाइंस दिए जाते हैं वो क्या होने चाहिए? अगर कठोर है मान लीजिए, तो वो कठोर जो प्रेजेंट में जो बैंक है ना उन पे, और जो फ्यूचर में जो बैंक बनने जा रहे हैं एनबीएफसी, दोनों पे समान लागू होना चाहिए। ठीक है, और अगर ईजी है, मतलब उनमें अगर अधिक छूट दी जाती है, तो वो दोनों को मिलनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कल को कि उनमें कुछ छूट दी गई तो पुराने वाले बैंक कहेंगे कि हमें तो नहीं मिली, नए वाले को क्यों मिल रही है, तो दोनों पे साइमल्टेनियसली एक ही साथ देनी होगी। ठीक है, उसके बाद 3.1 क्या है? बड़े कारोबारी घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देना। बड़े कारोबारी जो घराने हैं, अगर 1969 की बात करें उसमें, उस समय में क्या है, 14 बड़े निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद आरबीआई ने नए बैंकों की स्थापना के लिए बड़े कॉरपोरेट और जो औद्योगिक घराने हैं उनको लाइसेंस जारी नहीं किया था 1969 से। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1969 के बाद मना कर दिया गया था। वर्तमान में 12 पुराने और 9 नए निजी बैंक हैं, मतलब 1991 के बाद से 1993 में जो है प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया गया था कि आप जो है आके बैंक खोल सकते हैं, पर औद्योगिक जो घराने थे उनको फिर भी मना करा गया था, मतलब लाइसेंस नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये जो नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण है, और भी जो बेसिक अगर किसी को चाहिए तो वो मैं एक लेक्चर में कवर कर दूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि इस पूरे को समझने के लिए इकोनॉमी को एक तो बेसिक बहुत अच्छे होने चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के। ठीक है, जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग है ये सब आपके SLR CRR जितने भी होते हैं, आपको बैंक रेट, रेपो रेट, आप एक बार अच्छे से या तो पढ़ लीजिएगा या मैं इस पर एक लेक्चर बना के दे दूंगा। ठीक है, अच्छे से आपको पता हो जाएंगे उससे। एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन बैंकों में के शेयर जो है उनका अधिकांश जो भाग है वो किसी व्यक्ति या वित्तीय इकाई के पास है। ठीक है, यदि अगर बड़े कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों को लाइसेंस दे दिया जाएगा तो ये जो वो है ना सिनेरियो, जो हमारा प्रवर्तक बनने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, तो यह स्थिति चेंज हो जाएगी। ठीक है, यह कदम जो है वैश्विक वित्तीय संकट जो 2008 में अमेरिका में आया था ना, जो लेमैन्स ब्रदर्स से उन्होंने रियल एस्टेट में 620 के आसपास बिलियन डॉलर लगा दिए थे, जिसकी वजह से जो तरलता थी पैसे की वो ख़त्म हो गई थी वहाँ पे, मतलब लिक्विडिटी ख़त्म हो गई थी, पैसे की कमी हो गई थी, तो वित्तीय संकट आ गया था। ठीक है, उसके 1 दशक बाद इसे उठाया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अधिकतर जो विकसित राष्ट्र थे इस विचार को लेकर जो है सतर्क हो गए थे। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो आरबीआई ने जो है बैंकिंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में उदार नहीं था, मतलब जारी नहीं किए उसके बाद 1969 के बाद। ठीक है, औद्योगिक के लिए फिर 1993 में प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, पर औद्योगिक के लिए उस टाइम भी बंद ही रखा। अंतिम बार 7 वर्ष पहले, 7 साल पहले जो है लाइसेंस दिए गए थे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक, इनको दिए गए थे, जिसका विशिष्ट उद्देश्य वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना था। उससे पहले आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक, जो कि अभी डिफॉल्ट घोषित कर गया। ठीक है, तो देखते हैं। आज का आपने वो GS 1-2 का पेपर जरूर देखेगा, क्योंकि आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर उसमें आया हुआ है। ऑलमोस्ट 40 to 50% देख के मतलब ऐसा लग रहा था कि करंट अफेयर से ही काफ़ी सारा जो है बनाया गया था। ठीक है, जैसे कि एक मैंने इंटरव्यू देखा था टीना डावी मैम का,
वो कह रही थी कि मैं जो भी क्वेश्चन देख रही थी मुझे ये लग रहा था कि ये भी हमारा करंट अफेयर्स है, ये भी। तो आज के क्वेश्चन पेपर में वही फीलिंग आ रही है। ठीक है, ज़रूर एक बार एनालाइज़ कीजिएगा, क्योंकि इस साल में आप भी लिखेंगे मेंस को। उसके अलावा अगर इसके लाभ देखें हम, अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के संभावित लाभ, तो पूंजीकरण में सहायता। देखिए, अब बड़े बड़े कारोबारी घराने आएंगे तो सिंपल सी बात है, जो पूंजी है बैंक्स की वो बढ़ेगी। अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से बैंकिंग क्षेत्र के समेकन की एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि जो ऋण देने वाले कई संस्थान हैं जिनमें जो है बैड लोन्स क्या होता है, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ये मैंने एक 24 नवंबर का लेक्चर होगा, उसमें थोड़ा डिटेल में समझा रखा है मैंने। ठीक है, अगर टाइम मिले तो उसे भी देख लेना एक बार। तो बैड लोन्स क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसमें वृद्धि ये क्या होते क्या है, मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया। ठीक है, आपने 50 लाख दे दिए, 50 लाख आप दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 50 लाख होगा ये NPA में आ जाएगा। ठीक है, इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, तो इसमें वृद्धि के कारण जो है न्यूनतम पूंजीगत प्रावधान इनके अनुपालन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऋण वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका से बैंकिंग क्षेत्र के पूंजीकरण में सहायता मिलेगी, क्योंकि सरकार की क्षमता सीमित है। जब बैंक में NPA ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सरकार क्या करती है, इनको पैसा दे देती है ताकि लिक्विडिटी बैंक की बनी रहे। ठीक है, पर सरकार की भी क्षमता क्या है, लिमिटेड है, मतलब क्षमता लिमिट सीमित है। तो निजी क्षेत्र द्वारा पूंजीकरण का प्रत्यक्ष लाभ क्या होगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनमें पुनर्पूंजीकरण होगा, मतलब पैसा उनमें आएगा, उसके संबंध में राजकोषीय जो तुलन पत्र होगा, फिजिकल बैलेंस शीट होती है, उस पर दबाव कम पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय उद्योग का पुनर्प्रवेश होगा। 1993 में जो है बैंकिंग में निजी क्षेत्र को अनुमति मिलने के बाद से ही देश में कई बड़े औद्योगिक समूह बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक थे। इससे भारत में जो है बैंकिंग उद्योग के विस्तार में सहायता मिलेगी, जो वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था की तुलना में अभी भी प्रारंभिक स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में। उसके बाद अलावा क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, बड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। कॉरपोरेट के जो बैंकिंग क्षेत्र है उसमें प्रवेश से ग्राहकों के लिए वित्तीय उत्पादों की आपूर्ति बढ़ेगी। आपके पास जो है काफ़ी सारे वो हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे। इससे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो जमा करता होता है उनके लिए बैंकिंग के विकल्प का विविधीकरण होगा। मतलब क्या है, जो समिति ने अपनी अनुशंसाओं में देश के जमा पूंजी आधार, ठीक है, बैंकों में जमा होने वाला पैसा है उसकी अधिक उपलब्धता को प्रोत्साहित करने की बात कही। साथ ही भविष्य में जो अस्थि विशेषज्ञ होता है, अस्थि क्या होता है, हमारा जो एसेट होता है, ठीक है, उसमें जो विशेषज्ञ होंगे उनकी सलाह भी लेने को की संभावना बताई जा रही है। वे व्यवसाय मॉडल जो केवल एक ठोस आधार, मतलब जो हमारा अस्थि और देयता होता है। ठीक है, अस्थि हमारे जैसे एसेट होता है, देयता क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ठीक है, इसका मैं बेसिक सा ही बताता हूँ। एसेट होता है जहाँ से हमें क्या होता है, पैसा आता है, वो हमारा एसेट है। और लायबिलिटी क्या होती है, जो हमारा पैसा जाता है जहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कार ली, ठीक है, तो सबसे पहले वो मेरे लिए क्या होगी, लायबिलिटी, क्योंकि मैंने पैसा दे के उस पर EMI पे जैसे भी ले रहा हूँ। जब मैं उसे मान लीजिए अगर यूज़ कर रहा हूँ तो वो लायबिलिटी रहेगी, क्योंकि उस पर पेट्रोल पे लगा रहा हूँ, चला रहा हूँ। एसेट कब बन जाएगी, अगर मैं उसे रेंट पे दे दूँ तो मुझे उससे पैसा आने लगेगा, तो वो बन जाएगा फिर एसेट। ठीक है, तो जो एक ठोस आधार चाहिए जिसमें अस्थि और देयता होते हैं उस पर खड़े होते हैं। भविष्य में या तो उनमें किसी अन्य को भागीदारी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी या किसी दूसरे के साथ उसका विलय करना पड़ सकता है। अगर इसके सामने चुनौतियाँ देखें तो चुनौतियाँ देखिए क्या होंगी। सबसे पहले है कनेक्टेड लैंडिंग, या जमाकर्ताओं के धन का स्वयं प्रयोग। अगर इसकी बात करें, होता क्या है ये, उस स्थिति को कहते हैं जब जो प्राइवेट बैंक होते हैं और कॉरपोरेट और जो औद्योगिक घराने होते हैं, वो छोटे जो जमा करते होते हैं ना, उनके धन को बड़ी बड़ी मात्रा में अपने समूह की कंपनियों के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है कनेक्टेड लैंडिंग। जो ये प्रचलन है 1947 से 58 की अवधि में काफ़ी प्रचलित था। ठीक है, इस तरह की कार्यप्रणाली ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि बैंकों की असफलता की दर जो है बढ़ गई थी। भारत में भिन्न भिन्न आकार के 361 बैंक जो है उस समय धराशायी हो गए थे, ऑलमोस्ट 10 साल के अंदर अंदर। ठीक है, बीते वर्षों में कॉरपोरेट भारत के आकार एवं जटिलताओं के बढ़ने के कारण कनेक्टेड लैंडिंग से संबंधित संभावित जोखिम भी कई गुना जो है बढ़ चुका है। उसके बाद चक्रीय बैंकिंग। चक्रीय बैंकिंग क्या होता है, मान लीजिए आपके एक बैंक है A, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन हो गया, तो ये क्या करेगा, B से पैसे ले लेगा, B क्या करेगा, C से ले लेगा, C क्या करेगा, A से ले लेगा।
मतलब इसमें पता नहीं चल पाएगा तो इनिशियल में लोन किसी ने दिया, किसको लिया, एक दूसरे से ही मतलब ये एक दूसरे की एक तरह से कमियां छुपाते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चक्रीय बैंकिंग जो है कनेक्टेड लैंडिंग के विरुद्ध जो रेगुलेशन है ना, जो विनियम है, उनकी उपेक्षा करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था निर्मित करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो लोगों का पैसा खा जाता है, जब वो मांगते हैं तो वो क्या करता है, दूसरे बैंक से ले लेता है, उस पे जब ज़रूरत होता है वो उससे ले लेता है, उस पे ज़रूरत होता है वो उससे ले लेता है। ठीक है, उसके बाद बड़ा जोखिम अगर कहें तो भारत में जो बैंक आधारित वित्तीय प्रणाली है उसका अनुसरण किया जाता है। पूरे वित्तीय तंत्र में जितनी कुल संपत्ति है उसमें से 75% जो है बैंकिंग संपत्ति है। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में जो बड़े कारोबारी घराने आते हैं तो उससे क्या होगा, शासन और वित्तीय स्थिरता। इसमें एक टर्म होती है जो ये होता है ना, क्रोनिक कैपिटलिज्म। ये क्या होता है, जब जो हमारे ये होते हैं ना बड़े घराने, औद्योगिक घराने होते हैं और जो सरकार होती है, ये बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, मतलब इन दोनों के डिसीजन एक दूसरे को इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब हमें ये होता है कि अगर कोई डिसीजन इन्हें लेना है तो उस पे इसका प्रभाव रहेगा औद्योगिक घरानों का, और अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो उस पे इसका प्रभाव रहेगा। ठीक है, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म होता है, तो ये होने लग जाएगा बड़ा जोखिम। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, शासन और वित्तीय स्थिरता के से संबंधित पक्षों को लेकर बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र को खतरे में डालने से पूरा वित्तीय ढांचा धराशायी हो सकता है। इसके अतिरिक्त बैंकों का जो स्वामित्व कॉरपोरेट के पास जाने से आर्थिक शक्ति जो है कुछ विशेष कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों के हाथों में केंद्रित हो जाएगी, क्योंकि सरकार को इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर इनका जो है वित्तीय मतलब वो हो जाएगा, शासन हो जाएगा तो। ठीक है, आर्थिक एकाग्रता से के बढ़ने से घरेलू अर्थव्यवस्था एवं राजनीति पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जिसका परिणाम जो है क्रोनी कैपिटलिज्म जैसी समस्याओं के रूप में सामने आएगा। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का भी नेगेटिव इफेक्ट होता है। इससे जो ज़्यादा कंपटीशन होगा तो इससे कार्यकुशलता और जो नवाचार मतलब इनोवेशन तो होगा, परंतु वित्तीय स्थिरता के लिए प्रतिकूल है। ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 2008 का है ना, वहाँ पे उन्होंने यही तो किया कि जो रियल एस्टेट था उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, और जो उसके शेयर डूबे तो क्या हुआ, वहाँ पे पैसे की कमी हो गई। ठीक है, ये उसी का एक रूप है। प्रतिस्पर्धा के स्तरों एवं वित्तीय स्थिरता के मध्य एक सटीक संतुलन बनाए रखना बैंक नियामकों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। उसके अलावा क्या देखिए, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उससे जुड़ी समस्या है, क्योंकि जो इनके जो गवर्नेंस कल्चर है ना कॉरपोरेट के अंदर, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। ठीक है, एवं प्रवर्तक की गैर वित्तीय गतिविधियों को बैंक की जो गतिविधियाँ होगी ना उससे पृथक करना इसमें मुश्किल होगा। ठीक है, भारत में इस क्षेत्र में धोखाधड़ी और दिवालिया होने की दर जो है वो सबसे तीव्र है। उदाहरण के लिए जो सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज, सत्यम स्कैंडल था ना 2015 का, ठीक है, उसकी अनियमितता से कॉरपोरेट प्रबंधन के ढांचे में व्याप्त कमियां जो है उजागर हुई। ठीक है, ये भी कॉरपोरेट सेक्टर ही था। आगे की राय क्या है, जो ये अधिनियम है, बैंकिंग विनियम अधिनियम, उसमें जो है आवश्यक संशोधन करने के बाद ही कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों को बैंकों का प्रवर्तक बनने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस संशोधन के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र के बाद वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ ही संगठनों के आंतरिक सुधारों पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि वे अधिक ईमानदार एवं सुदृढ़ कॉरपोरेट गवर्नेंस को लागू कर सकें। ठीक है, तो जो लाइसेंस दिया जा रहा है एनबीएफसी से, उसके बारे में ये तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इनको लाइसेंस मिलेंगे तो जो कुछ जो औद्योगिक घराने होंगे वो बैंकों से भी बड़े हो जाएंगे, मध्यम आकार के। ठीक है, इससे बैंकिंग परिदृश्य में बड़े बदलाव आ जाएंगे, क्योंकि जो कई जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो मिलाने के बाद बने हैं, समय का मतलब मिलाने के जो बाद बने हैं, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उनसे भी बड़े मतलब बैंक बन जाएंगे एक सिंगल ही। ठीक है, इसका लाभ क्या होगा, सबसे पहले संभावित लाभ, जो IL&FS ये कंपनी थी उसके संकट से जो परिसंपत्ति देयता मेल होता है, ठीक है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच जो होता है, ये क्या होता है, जो एसेट तो जिससे पैसा आता है और ये जो आपको भरना होता है लायबिलिटी, मैंने बताया था ना अभी। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मिसमैच हो जाए, मान लीजिए आपने 100 करोड़ लिया, ठीक है, मतलब आपका आ रहा है और आपको भरना उसमें से 80 करोड़ था, 80 करोड़ 20 करोड़ कितना ही मान लीजिए, पर आप उतना भर नहीं पा रहे, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये उजागर हुआ इसकी वजह से। जो आरबीआई और सरकार की सोच में मौजूदा बदलाव इसलिए भी है क्योंकि
बड़े एनबीएफसी जो वित्तीय प्रणाली है उसके लिए बड़ा जोखिम खतरा खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि जो IL&FS है और जो DHFL है, इसकी असफलता ने साबित कर दिया। ठीक है, जैसे कि जो DHFL है, ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 2019 जुलाई के आसपास डिफ़ॉल्ट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद सितंबर 2019 में ही जो है IL&FS डिफ़ॉल्ट हो गई थी, है ना। फिर उसके बाद जैसे जनवरी में हमारा यस बैंक जो है डिफ़ॉल्ट कर गया था। यस बैंक ने इन दोनों को, मतलब इन दोनों के डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी इनको जो है ब्लैंक चेक इशू किए थे, और अनिल अंबानी जो ग्रुप था उसको। ठीक है, तो यस बैंक भी डिफ़ॉल्ट कर गया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट की लिस्ट में लास्ट नाम अप्रैल 2020 में जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन है, ठीक है, जिसने 25,000 करोड़ का जिसमें क्राइसिस आया था। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे डिफ़ॉल्ट्स हैं, इनकी वजह से भी जो है थोड़ा सा पीछे हट रहा है, मतलब अभी RBI। उसके अलावा डिपॉजिट तक पहुंच, जमा तक पहुंच, एनबीएफसी के बैंक में परिवर्तित होने के बाद सार्वजनिक जमा तक उनकी पहुंच में जो है वृद्धि हो जाएगी, जिससे तरलता की कमी से जूझ रहे बैंक जो हैं उनके क्षेत्र को मदद मिलेगी। समग्र वित्तीय क्षेत्र जिस तरलता की समस्याओं का सामना कर रहा है, यह उसका निवारण करने में जो है मदद करेगा। बेहतर निरीक्षण के अवसर, उसके परिचालन के परिणाम को देखते हुए जो एनबीएफसी होंगे निजी बैंक में बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र है, वे पहले ही जो है RBI के रेगुलेटरी बॉडी आ जाएगी, मतलब RBI उनके ऊपर विनियामक हो जाएगा, उनका निरीक्षण कर सकेगा उनका आसानी से, एनबीएफसीज का। उनके बैंकों में रूपांतरित होने से RBI को और अधिक निरीक्षण का अवसर मिलेगा। अगर चुनौतियों की बात करें, चुनौतियाँ क्या हैं? एक बैंक बनने में संबंध लागतें, ठीक है, CRR, SLR, और जो एक प्रवर्तक होता है उसकी हिस्सेदारी पर अधिकतम सीमा का आरोपण, कुछ ऐसे नियम हैं जो एनबीएफसी को बैंक में परिवर्तित होने की राह में बाधा बन सकते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूंगा एक लेक्चर कवर करके, इनका बेसिक बता दूंगा। SLR, CRR क्या होते हैं। एनबीएफसी की अनिच्छा की संभावना, ठीक है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि, मतलब जो उनका, मान लीजिए जो अपने व्यवसाय को बैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि बैंक का अगर जो निरीक्षण हो तो साथ में हमारे जो घराने, जो व्यावसायिक घराने हैं, उसका भी निरीक्षण हो। वो उसमें सहज नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक चुनौती है। उसके अलावा एनबीएफसी का निम्न प्रदर्शन, हाल ही में देखा गया कि जो एनबीएफसी है उसके वित्तीय निष्पादन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है, जो निवेशकों में संदेह उत्पन्न करता है। इस संबंध में निवेशकों का विश्वास और इस कदम की संभावित सफलता काफ़ी हद तक है। अगली कुछ तिमाहियों में इनका प्रदर्शन उस पर डिपेंड करेगा, मतलब कुछ अगले 3 महीनों में इसका जो है प्रदर्शन देखा जाएगा कि क्या है, फिर उसके बाद आगे डिसीजन दिया जाएगा। आगे की राह क्या होगी? जो थोक देयता पर निर्भरता कम करने में, जो एनबीएफसी जो है बैंकों में रूपांतरित होंगे, उससे होगा क्या? जो थोक देयता है उस पर निर्भरता कम होगी, बेहतर नियामक पर्यवेक्षण होगा, विफलता के मामले में समय पर विनियामक हस्तक्षेप हो पाएगा, और दीर्घकालिक रूप से संपत्ति विविधीकरण में मदद मिल सकती है। किंतु इसके लिए एनबीएफसी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन के साथ साथ निवेशकों में विश्वास बहाली के लिए इस क्षेत्र में अभिशासन में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है, जीएसटी टसल, मतलब जीएसटी को लेकर जो विवाद हुआ है। तो थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि जीएसटी जो है 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, जीएसटी में 2017 में ये लागू हुआ था। तो इसके बाद से इसमें कुछ स्लैब थे, जैसे 0, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, तो इसके लिए जो वो थे राज्य सरकार थे, उनको डर था कि जो उनको जो राजस्व वृद्धि होती है ना, हर साल जो पैसा मिलता है उसमें कमी आ जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि जीएसटी क्या था, पूरे देश में लागू हुआ था। मतलब जिन सरकारों ने जो अपने बैंक रेट कम कर रखा था, ब्याज दर, ताकि जो है दूसरे स्टेटों की ज़्यादा से ज़्यादा जो उद्योग है वहाँ उनके यहाँ पे आके उद्योग करें। ठीक है, तो उससे वहाँ की राज्य सरकार को ये डर हो गया था कि ऐसा, मतलब उनकी जो वो है राजस्व वृद्धि है वो कम हो जाएगी। तो जो गवर्नमेंट था, केंद्र सरकार थी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा ना, जिसकी भी उन्होंने पहले मेज़र किया कि हर साल कितनी बढ़ रही है, तो उन्होंने मेज़र किया कि 14% तक जो है ये इंक्रीज़ होती है हर साल, राजस्व में जो वृद्धि, जो उन्हें पैसा मिलता है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि अगर ऐसा होगा ना, तो हम जिसकी भी 14% से कम रहेगी हम उसे पूरा कर देंगे। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कंपनसेशन सेस निकाला, क्षतिपूर्ति उपकर। ये होता क्या है,
जो भी हमारे लग्ज़री जो आइटम होंगे ना, जैसे कार, गाड़ी महँगी-महँगियाँ, या फिर जो हमारे सिंस गुड होंगे, सिंस गुड क्या होते हैं, जैसे कि जो एडिक्टेबल होते हैं, जैसे तम्बाकू हो गया, सिगरेट होगी, इन पे जो है एक मान लीजिए ₹100 का पैकेट है एक, ठीक है? उस पे पहले जीएसटी लगा, वो 110 का हो गया, ठीक है? तो इस 110 पे भी कुछ परसेंट दोबारा से लगा जाएगा, ठीक है? 5% प्लस किया जाएगा, जो इस टाइप की चीज़ें होंगी, ठीक है? तो ये से बोलते हैं हम कंपनसेशन सेस। ये लगा के जो भी वैसे पैसा वसूल होगा ना, वो हम आपके जो 14% में कमी रह गई है, वो पूरा करने के लिए हम आपको देंगे। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ है, जो इन्हें पैसा मिलना था ना, उसमें 30 करोड़ रुपए की कमी है, जिसको लेकर अब विवाद हो रहा है, ठीक है? तो इसका ये बैकग्राउंड था। अभी थोड़ा आगे पढ़ते हैं इसमें क्या बोल रखा है। तो देखिए, जो 30 करोड़ रुपए, उसको लेकर दोनों के बीच में जो है विवाद शुरू हो गया, ठीक है? सबसे पहले जीएसटी को देखते हैं। एक 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में 2016 के माध्यम से लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है? तो यह एकल कर था, जो कि 17 अप्रत्याशित कर थे, उनको मिला के इसे एक बना दिया गया था, ठीक है? इससे उत्पाद कर जैसे जो कर है आरोपित करने की केंद्र की शक्ति समाप्त हो गई। वहीं राज्य अब एंट्री जो टैक्स होता है, प्रवेश कर होता है, वो भी वसूल नहीं सकता था। वैट आदि नहीं लगा सकते थे। राजस्व के नुकसान से जुड़ी राज्यों की आशंकाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई थी, ठीक है? आप व्यवस्था देख लेते क्या है। सबसे पहले जो जीएसटी अधिनियम 2017 है, इसमें जो है, इस अधिनियम के तहत यह अनुमान लगाया गया कि एक राज्य की वार्षिक राजस्व वृद्धि जो है 14% है। यदि किसी राज्य की वार्षिक राजस्व वृद्धि 14% से कम है, तो वह राज्य इस कानून के तहत प्रतिकर, जो हमारा वो होता है ना, सेस, कंपनसेशन टैक्स, सेस, ठीक है, इसके अर्थात क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। राज्य को देय क्षतिपूर्ति की अनंतिम रूप से गणना की जाएगी और हर जो दूसरा महीना होगा ना, उसकी अवधि के अंत में से जारी किया जाएगा, ठीक है? उसके अलावा इस अधिनियम के तहत जो है क्षतिपूर्ति राजस्व का सृजन जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, कंपनसेशन सेस जो है, उसके माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार हर जो 5 वर्ष के लिए, मतलब 2017 से 2022 तक की जो है, उन्हें गारंटी दी गई थी इसके बारे मामले में। नुकसानदायक और जो विलासिता, जो सिन एंड लग्जरी गुड है, उसकी वस्तुओं पर लगाए गए उपकर शामिल होंगे इसके अंतर्गत, ठीक है? तो इन वर्ष के दौरान एकत्र किए गए पूरे उपकर को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कोष नाम देकर एक गैर व्यपगत, व्यपगत ये क्या होता है, गैर व्यपगत, नॉन लैप्सेबल। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपये दिए 1 साल के लिए, ठीक है? अगर वो लैप्सेबल होगा तो वो अगले साल ख़त्म हो जाएगा और फिर से मेरे को आपको 100 रुपये देने होंगे, ठीक है? अगर नॉन लैप्सेबल होगा तो वो अगले उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब 100 के 200 हो जाएंगे वो अगले साल, अगर आप यूज़ नहीं करते उसे 1 साल में, ठीक है? तो ये नॉन लैप्सेबल में जमा करना इसका आवश्यक है। एकत्रित क्षतिपूर्ति उपकर भारत की जो है संचित निधि में जमा होगा, फिर उसे भारत की जो लोक लेखा है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जहाँ यह एक जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कोष बनाया गया है, ठीक है? उसके बाद ऐसा कहा गया कि अगस्त से जो सितंबर 2019 था, उसके लिए जो है भुगतान में देरी होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। तब से बाद के सभी भुगतानों में देरी हुई, निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुई और बढ़ती चली गई। सबसे पहले जो स्लो डाउन था, ठीक है? आर्थिक गिरावट में जो स्लो डाउन आया, उसकी वजह से जो मांग और खपत थी, उसके स्तर को प्रस्तावित किया गया, ठीक है? तो इसके बाद क्या है, महामारी का प्रभाव। तो कोरोना महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक आघात पहुंचाया है, जिसने केंद्र और राज्य दोनों की कर संग्रह जो अपेक्षाएं हैं, उन पर पानी फेर दिया। मतलब जो वो कर का संग्रह करेंगे, उन पर पानी फिर चुका है, जो कि उपक्रय संग्रह सहित जो क्षति, जो कंपनसेशन सेस है, उसके सहित जो है जीएसटी का, उसके सहित सब पर पानी फेर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो 14% राजस्व वृद्धि है ना, उसका अनुमान अवास्तविक है, ठीक है? अब कुछ ना कुछ बहाना तो मारना ही पड़ेगा केंद्र सरकार को। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 14% की जो उच्च दर है, जिसने वर्ष 2015 से 16 के बाद में से चक्रवर्ती बढ़ोतरी हुई है, उसको आर्थिक वास्तविकताओं से दूर भ्रम के रूप में देखा गया है। जीएसटी परिषद की प्रारंभिक बैठकों में 10.6% की राजस्व वृद्धि दर जो 2015 से 16 है, उससे पहले के 3 वर्षों में औसत अखिल भारतीय समृद्धि दर प्रस्तावित की गई थी। 2015-16 के पहले के 3 जो वो थे ईयर थे, उसमें 10.6 प्रस्तावित की गई थी राजस्व वृद्धि, ठीक है? लेकिन 14% राजस्व वृद्धि को समझौते की भावना, मतलब उस समय पे जब जीएसटी लागू हुआ,
जो राज्य उसको समझौते की भावना के रूप में जो है इसे स्वीकार किया गया था। इन मुद्दों के परिणाम स्वरूप गतिरोध एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां राज्यों ने 30,000 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति जो उपकर है उसमें कमी को लेकर चिंता जताई है और केंद्र किसी भी तरह उसकी भरपाई करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, इस मुद्दे पे जो है राज्यों का रुख क्या है? तो सबसे पहले जो है दोनों के बीच आपस में विश्वास में, एक तो राज्यों की जो केंद्र सरकार पे जो वो है दोनों का समन्वय है उसमें विश्वास में कमी आ गई है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र अपने राजनैतिक और कानूनी दायित्व को पूरा नहीं कर रहा है। केरल और पंजाब जो विशेष थे, इन दोनों राज्यों ने कहा है कि दोनों ने वित्त मंत्रियों के जो इनके वित्त मंत्री उन्होंने तर्क दिया कि राजस्व में कमी के लिए राज्य सरकारों की क्षति पूर्ति करना केंद्र सरकार का कानूनी और नैतिक दोनों दायित्व हैं। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद अल्पावधि में ही इसको शुरू हुए गतिरोध ने राज्य को राजकोषीय संघवाद के भविष्य को लेकर आशंकित किया है। ठीक है, दोनों के बीच जो राजकोषीय संघवाद होगा उसको आशंकित किया भविष्य में। जीएसटी परिषद की प्रभाव शून्यता। ठीक है, जो जीएसटी जो परिषद है जिसमें कि 6 मेंबर होते हैं, जिसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी इसके एक मेंबर होते हैं। ठीक है, 3 सेंटर के होते हैं और 3 हमारे जो है वो होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं। ठीक है, तो उसमें जीएसटी के संदर्भ में किसी भी विवाद को जीएसटी परिषद द्वारा संभाला जाना चाहिए। ठीक है, और 3 सेंटर के और 1 हमारे जिसमें से फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा संभाल जान लेकिन हाल ही में जो संपन्न जीएसटी परिषद हुई 39वीं बैठक, इसमें इस तरह का विवाद समाधान तंत्र बनाने को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ज्ञातव्य है कि जीएसटी परिषद में कुल डाले गए मतों में केंद्र का जो वेटेज है वो वन थर्ड है। ठीक है, जो इसमें वोटिंग होती है वो 1/3 सेंटर की है, मतलब एक तरह से आप इसे वीटो पावर ही कह सकते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण जो है केंद्र के पास परिषद में निर्णय लेने के संबंध में आभासी वीटो पावर है। हालांकि एक निर्णय पारित करने के लिए 3/4 वोट चाहिए। ठीक है, बहुमत की आवश्यकता होती है। इसने राज्यों की परिषद की कार्य संरचना पर ही सवाल खड़ा करने का अवसर दिया है। कानूनी कार्यवाही का सहारा। आपको पता ही होगा, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा अनुच्छेद 131 क्या होता है? राज्य राज्य के बीच विवाद हो, कोई राज्य या फिर सेंटर के बीच में हो, ठीक है, या फिर किसी नागरिक के बीच में या राज्य के बीच में हो, तो ये सब अनुच्छेद 131 में हम सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है लेके जा सकते हैं इसके अंतर्गत। तो इस मुद्दे पर जो केंद्र का रुख है वो क्या है? उन्होंने कहा कि जो निम्न आर्थिक समृद्धि और नकारात्मक कर उत्प्लावन होता है मतलब उछाल, कर का उछाल या नीचे गिरना या ऊपर जाना। ठीक है, कर का उछाल एक तरह से टैक्स बायंसी, इसकी दर जो है इसकी दर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन जो होता है, इसके अतिरिक्त निगम कर के संग्रह में भी लगभग 25% की कमी आई है। निगम संग्रह कौन सा होता है? जो हमारा जैसे नगर निगम होता है ना, जो स्थानीय जो भी हमारे वो होते हैं निगम, तो ये वो है। ठीक है, उसमें भी 25% की कमी आई है। इस पृष्ठभूमि में केंद्र ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। सबसे पहला क्या है? उन्होंने राज्यों को 2 विकल्प दिए हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला विकल्प है वो क्या है? जो केंद्र ने राज्यों को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित एक विशेष मार्ग से जीएसटी कार्यान्वयन में उत्पन्न क्षतिपूर्ति में कमी के बराबर ऋण लेने का प्रस्ताव दिया है। मतलब जितनी आपको जीएसटी में कमी हो रही है आप उतना ऋण ले लीजिए, ये केंद्र ने कहा है। यहाँ यह विकल्प है कि जिस प्रकार द्विमासिक आधार पर जीएसटी क्षतिपूर्ति की अदायगी की जाएगी। ठीक है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप उधार ले लीजिए, जैसे हम आपको 2 महीने में पे करते थे। ठीक है, उसी प्रकार हम समान संसाधनों का स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, जो आप 2 महीने में आपको मिलता था वही आपको मिलेगा, आपको खुद पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा दूसरा विकल्प क्या दिया गया? इसने राज्यों को बाजार से ऋण ले लें, मतलब राज्य उसको संपूर्ण क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने की पेशकश की है। राज्यों को किसी अन्य स्रोत से जो मूलधन चुकाने की आवश्यकता है वो नहीं होगी। मूलधन आपको नहीं चुकाना पड़ेगा, हालांकि ब्याज आप ही को देना पड़ेगा। ठीक है, 2 दिए राज्यों को केंद्र ने विकल्प। तो इसमें से केंद्र ने कौन सा चुना? जो पहले वाला है। ठीक है, विकल्प 1 को चुना। इसके अलावा केंद्र ने कहा कि जो ये है ये एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब ईश्वर का कार्य है। अतः ऐसी स्थिति में राज्यों को क्षतिपूर्ति देना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं, हम दे या ना दे, तो ठीक है, वही बाध्य नहीं है हम इसके लिए केंद्र। तो इसका समाधान क्या होगा? 28 राज्य, 3 यूटी जो होती हैं, उन्होंने केंद्र द्वारा दिए गए विकल्प 1 को चुना, जिसके अंतर्गत जो वर्तमान गतिरोध है
वो समाप्त हुआ है। इस विकल्प के तहत केंद्र ने 1.1 लाख करोड़ की विशेष उधारी मार्ग का प्रावधान किया है, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए पहले ही राज्यों की ओर से केंद्र को उधार लिए जा चुके केंद्र के राज्यों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पहले ही राज्यों की ओर से केंद्र द्वारा, अच्छा सॉरी, केंद्र ने उधार लिए 30,000 करोड़ रुपए, मतलब जो उन्हें दिया नहीं, जो वो मांग कर रहे थे। ठीक है, यहाँ राज्यों को प्राथमिक लाभ यह है कि इस विशेष मार्ग के तहत उधारी पर ब्याज का भुगतान संक्रमण काल के अंत तक उपकर जो हमारा हुआ ना सेस, ठीक है, उसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, जो अतिरिक्त जो ब्याज पे ब्याज वो लगा रहे हैं सिंस और उस पर लग्जरी आइटम पे, तो संक्रमण काल के बाद मूलधन और ब्याज दोनों का भुगतान उपकर की राशि से ही होगा। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर संक्रमण अवधि से भी आगे बढ़कर आगे मतलब जा सकता है, ये उपकर का संग्रह किया जाएगा। जब कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद भी उपकर का जो है संग्रह किया जाएगा, जो राज्य सरकार है उसको पैसा देने के लिए। राज्य को किसी अन्य स्रोत से इस ऋण को चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राज्यों को पूर्व शर्तों को पूरा किए बिना भी जीडीपी के 3% जो राज्य होते हैं उनको जो वो होते हैं ना 3% का जीडीपी के लोन दिया जाता है, तो इसको बढ़ाकर 0.5 और बढ़ाया गया, मतलब आप 3.5 तक का लोन जो है ये ले सकते हैं। ठीक है, तो राज्यों का ऋण होने के नाते यह केंद्र की राजकोषीय बैलेंस शीट में जो है प्रतिबिंबित नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार यह अल्पावधि में ही दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो सकता है। वे कौन सी चीज़ें जो अभी भी बनी हुई है, तो सॉरी चिंताएं हैं, तो क्या क्या चिंताएं हैं? सबसे पहले राजकोषीय संघवाद के बदलते आयाम को लेकर आशंकाएं। ठीक है, अनुमानित जो 30,000 करोड़ है उसकी कमी एक ऐसे समय में हुई है जब राजकोषीय संघवाद का क्षय एक ज्वलंत मुद्दा है। राजकोषीय जो संघवाद है उसकी कमी होती जा रही है। ठीक है, ये एक ज्वलंत मुद्दा है। उदाहरण के लिए जो एमपी लैड होता है ना, जो 5 करोड़ रुपए हम एमपी को देते हैं जो स्थानीय विकास होता है उसके लिए, उसको स्थगित कर दिया गया था। जो इसी साल जो कोरोना टाइम के ड्यूरिंग कोरोना इसको स्थगित कर दिया गया था, और इस पैसे को भारत की संचित निधि में डालने के केंद्र के नवीनतम निर्णय को देश के वित्तीय संसाधनों के केंद्रीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में उद्धृत किया गया था। ठीक है, राजस्व वृद्धि की अनुपस्थिति में संकट की निरंतरता। जीएसटी को लेकर विवाद या खींचतान का वर्तमान मुद्दा केंद्र और राज्यों दोनों को सामूहिक रूप से उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों की कमी को दर्शाता है। यदि राजस्व में वृद्धि नहीं होती तो इसका खामियाजा एक या दोनों को भुगतना पड़ेगा। ठीक, तो इसके अलावा क्या है, केंद्र की राजकोषीय विश्वसनीयता पर राज्यों द्वारा संदेह की अभिव्यक्ति। ठीक है, इससे जो केंद्र ने जो पैसा 30,000 करोड़ रुपये नहीं दिया उसकी वजह से क्या होगा, जो राजकोषीय विश्वसनीयता है उस पर जो राज्य है उनकी संदेह होगा। ठीक है, कई राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से निपटने में पारदर्शिता पर संदेह व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए जो कैग है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो जीएसटी के कार्यान्वयन के पहले 2 वर्ष में केंद्र सरकार ने गलत तरीके से जीएसटी उपकर जो क्षतिपूर्ति उपकर है ना उसके 47,272 करोड़ रुपए को रोके रखा था। ठीक है, जिसका उपयोग विशेष रूप से राज्यों को राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना था। आगे की राह अगर हम देखें तो क्या है, संस्थागत व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना। इसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद को फिर से जीवंत और जागृत करने के प्रयास किए जा सकते हैं। इस निकाय को न केवल संवैधानिक अनुमोदन प्राप्त होता है बल्कि इसके जनादेश और भागीदारी की प्रकृति आदर्श रूप से एक बड़ी संघीय भूमिका के लिए अनुकूल है। अंतर्राज्यीय परिषद के साथ साथ मुख्यमंत्री सम्मेलन जैसे संस्थागत व्यवस्थानों के माध्यम से राजनीतिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा सकते हैं। राजस्व वृद्धि के लिए जीएसटी के दायरे का विस्तार करना। जीएसटी की वर्तमान कवरेज में जो जीएसटी की कवरेज है वो उसके दायरे में ये नहीं आता है। ठीक है, जो हमारे विद्युत है, पेट्रोल है, डीजल है, रियल एस्टेट है, कृषि है आदि शामिल नहीं है। अतः जीएसटी के दायरे में विस्तार करने से लंबे समय तक कराधान को बड़ा आधार मिल सकता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार किया जा सकता है। लंबे समय में राजस्व में वृद्धि करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी, जैसे जीएसटी की लगातार समीक्षा और जो कर का अनुपालन है उसमें वृद्धि। राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ाना। जीएसटी परिषद के कार्य क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ाना जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते और जो सेसेज हैं और जो अधिभार सरचार्जेज हैं उन पर अधिक निर्भरता को कम करने से केंद्र के राजकोषीय प्रबंधन में राज्यों के खोए हुए विश्वास को वापस लाया जा सकता है।
ठीक है। चलिए बस अब मैं क्या बोलते हैं परसों को 11 तारीख को बचा हुआ पर्यावरण और इकोनॉमिक्स दोनों अपलोड कर दूंगा। ये बस मैंने इसलिए बना दी वीडियो ताकि हमारी जो रेगुलरिटी है वो ना टूटे। ठीक है, तो बाकी GS 1 2 3 4 जो एग्ज़ाम पेपर आ रहे हैं वो आप क्या बोलते हैं एटलीस्ट पढ़ते जाइएगा, उसमें देखिए कितना करंट अफेयर से आ रहा है। ठीक है, और कोशिश करना है कि हमें जो करंट अफेयर है 1 साल का वो जनवरी से जून तक में कवर करना है। क्योंकि देखिए अगर आप सोच रहे हैं 27 जून को आप एकदम से पेपर देकर और लग जाएंगे मेंस में, तो आप अकेले नहीं होंगे, वहाँ पे 20,000 कैंडिडेट और होंगे जो 15 से 20 घंटे पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो इस विंडो में जो भी कंप्लीट कर देगा करंट अफेयर को, आप एग्ज़ाम देख ही रहे हैं GS 1 2 में कितना करंट अफेयर है, तो जो जे से जे में हमारा कंप्लीट कर देगा 1 साल का करंट अफेयर, वो ही मेरे ख्याल से जो मेंस आएगा 2021 का उसको आराम से निकाल के ले जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए 1 साल का कवर करने की। मैं भी कोशिश करूँगा कि पूरा 1 साल का कवर करवा दूँ पिछले महीनों का भी, क्योंकि जो आपके पीटी जो 365 बनती है या फिर मेंस की जो 365 बनती है वो इन्हीं से बनती है जो मंथली आते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि इन्हीं को ही कवर कर लें ताकि बाद में वो पढ़ने की ज़रूरत ना हो, और इतनी बार रिवाइज़ कर लें इन्हें कि आप बस एक बार ऊपर की अगर हेडिंग पढ़ लें तो आपके पूरा दिमाग में उसका आपका क्या बोलते हैं पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके दिमाग में आ जाए डाटा के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।